हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर थर्ड क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का पढ़ेंगे। बेटा इसके पहले हमने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट थे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। मीन्स फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं आपको, आपने देखा भी है, बहुत अच्छे से कमेंट भी आपने इस पर किए हैं, बहुत अच्छा लगा। आज हम बेटा सेक्शन फर्स्ट बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो एक पीडीएफ के थ्रू पढ़ाएंगे, जिससे आप अपने लिए एक रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर नीड होगी बेटा वहाँ पर हम आपको बुक भी पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो यहाँ पर आप देखिए क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर थर्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जो भी हमने पढ़ाए थे उसका भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, आपको लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 वाज फॉर्ड बिटवीन द एक्सिस पावर एंड इट मीन्स एक्सिस पावर में बेटा कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर और तुर्की एंड जापान थे। अगेंस्ट एलाइड पावर मीन्स इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, ठीक है ना। तो ये मेन कंट्रीज थी जो कि एक्सिस और एलाइड पावर में डिवाइड थे। तो बेटा यहाँ पर कहने मतलब ये हुआ कि पूरा वर्ल्ड जो है बेटा टू पावर्स में डिवाइड हो गया था। वन साइड में एक्सिस पावर थे, सेकंड साइड में एलाइड पावर थे, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे कंट्रीज के नाम भी दिखा दिए गए हैं। फिर सेकंड है बेटा कि दे ऑल ज्वाइन द वार अज्यूमिंग अ क्विक गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। तो जब वार हुआ बेटा तो ये जितने भी देश थे, चाहे वो एलाइड पावर के रहे हों चाहे वो एक्सिस पावर के रहे हों बेटा, उन सभी लोगों ने वार इसीलिए ज्वाइन किया कि हम जल्दी ही युद्ध जीत लेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा हम शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जिस टाइम पर वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ा गया बेटा, उस टाइम पर पूरे यूरोप में सबके पास अपनी मिलिट्री थी, पावरफुल मिलिट्री थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों को इनकम की बहुत नीड थी, ठीक है ना, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो सभी लोग सोचे कि चलो अभी वार लड़ते हैं और किसी न किसी कंट्री को हरा करके उसके एरिया पे हम लोग कब्जा कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा सून आफ्टर यूएसए ज्वाइन द वार इन 1917 सो एलाइड बिकेम मोर पावरफुल। और यहाँ पर होता क्या है बेटा कि जब वार 1914 में स्टार्ट हो जाता है तो उसमें फिर एक चेंजेस ये आता है कि अभी तक यूएसए जो है 1917 तक नहीं यूएस को ज्वाइन करता है, बट 1917 में उसको ज्वाइन करता है। और यहीं पर वो क्या करता है कि जर्मनी को हरा देता है। जर्मनी अपने घुटने टेक देते हैं, जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ख़त्म हो जाता है। तो इन 1918 द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज वॉन बाय द एलाइड पावर बाय डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर। तो यहाँ पर क्या हो बेटा, यहाँ पर देखा आपने कि एलाइड पावर या सेंट्रल पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये एक्सिस पावर है इसी को सेंट्रल पावर भी बोला जाता था, ठीक है ना। जो एक्सिस पावर मतलब हुआ कि जो यहाँ पर ऊपर दिखाया गया अभी आपको, यहाँ पर जिसमें जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया है, इसी का नाम बेटा एक और था सेंट्रल पावर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी हरा दिया गया 1918 में। और फिर अगले ही साल नेक्स्ट ईयर 1919 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वार्साय। वार्साय एक शहर है जर्मनी में जहाँ पर सभी जीते हुए देश इकट्ठा होते हैं और उनके देश में जो नुकसान हुआ रहता है उसका पूरी जिम्मेदारी जर्मनी को दी जाती है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, अगर आप ना लड़ते इतने लंबे बार तो हम लोगों को इतना नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन, बहुत सारे चार्जेस लगाए गए कि आपको देना ही पड़ेगा, सभी लोगों को नुकसान की भरपाई आप करेंगे ही। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब जर्मनी हार गया, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए, तो वहाँ के जो किंग थे वो अपना देश छोड़ करके हटे, ठीक है ना। सत्ता उन्होंने छोड़ी और फिर वहाँ के लोगों के हाथों में सत्ता आई और वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो वाइमर देखिए कहीं कोई स्पेशली नेम नहीं है बेटा, वहाँ पर एक प्लेस था जर्मनी में जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न करते हैं। जैसे कि आपने फ्रांस रेवोल्यूशन में देखा था कि उन लोगों ने द टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए थे
और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम फ्रांस के लिए, अपने देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऐसे ही लोग वाइमर में इकट्ठा होते हैं और पूरे कंट्री के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखा लिखा गया, द डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी, एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिसी। तो जब इम्पीरियल मतलब होता है साम्राज्य, मतलब होता है कि जो राजा थे वो हार गए, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ज्वाइन किए थे, तो उनके हटने के बाद फिर क्या हुआ कि लोगों को मौका मिला, पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिला जर्मनी का एक नया संविधान बनाने का। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution। अब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसमें स्टेट भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, 2 टाइप्स की कम से कम गवर्नमेंट हो वहाँ पर। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड, ठीक है, जो भी लीडर्स चुने गए, इलेक्ट किए गए डेप्यूटीज, जर्मन पार्लियामेंट और द रिस्टैग। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो जर्मनी है उसका जो पार्लियामेंट है उसका नाम है रिस्टैग, ठीक है ना। जैसे कि फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम क्या था बेटा, तो नेशनल असेंबली था, उसके पहले स्टेट जर्नल था, ठीक है ना। लेकिन जब देश आज़ाद हो जाता है तो वहाँ पर नेशनल असेंबली फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम रखा जाता है। ड्यूमा कहाँ का होता है बेटा, ड्यूमा होता है रसिया का, ठीक है ना। ड्यूमा कहाँ का होता है, रसिया का। इसी तरीके से जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या रखा गया, रिस्टैग रखा गया। लोगों को इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट के थ्रू उन्होंने वोटिंग किया। अब नेक्स्ट है बेटा, मेनी जर्मन्स held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। तो होता क्या है बेटा कि problems faced by the Weimar Republic effect of the First World War। The problems faced by the Weimar Republic were as follows। पहला क्या था बेटा, ट्रीटी ऑफ वर्साई 28 जून 1919। आफ्टर द डिफीट ऑफ द जर्मनी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पीस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द वाइमर रिपब्लिक एंड एलाइड पावर। हमने अभी शुरू में ही बताया था कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट होता है, उसके नेक्स्ट ईयर 1919 में द ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है, जिसमें जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो क्योंकि उस समय वाइमर रिपब्लिक का गठन हो चुका था, इसलिए जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक ने वन साइड में साइन किया और सेकंड साइड में जितने एलाइड पावर थे, मीन्स जो जीते हुए देश थे, उन्होंने साइन किया। और यहाँ पर क्या हुआ कि जर्मनी पर सैंक्शन ही लगाया गया कि आपको कितनी धनराशि वापस करना है। It was considered as the treaty of humiliations as Germany lost all its major resources area to allied powers and had to pay a compensation $6 billion, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जर्मनी को दोषी ठहराया गया बेटा, और जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, उसके एरिया को दूसरे देशों को दे दिया गया। और यही नहीं बेटा, उस पर $6 बिलियन का कंपनसेशन भी लगाया गया, कि मतलब जो हम लोगों का नुकसान हुआ है, मीन्स फ्रांस का, रसिया का, ब्रिटेन का या अमेरिका का या अदर कंट्रीज़ का, उसका भुगतान भी कौन करेगा, जर्मनी करेंगे। एज जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वार एज जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वार रिपार्सन, फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रीज एरिया रोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो बेटा कि जब जर्मनी ने वार कंपनसेशन पेड करने से मना कर दिया कि अब हमारे पास इतनी इकोनॉमी नहीं है कि हम आपका वार कंपनसेशन दे सकें, तब फ्रांस ने उनके राउर इलाके पर कब्जा कर लिया, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका था। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो चूँकि जर्मनी इतना सब कुछ झेल भी रहा था, उसको पे कंपनसेशन, देखिए पहली बात तो वो युद्ध से ही टूट चुका था, उसको इतना ज़्यादा खर्च हो चुका था कि वो लोन लेकर के उसने युद्ध लड़ा था, और उसके बाद हारने के बाद उस पर सभी लोग और थोप देते हैं कर्ज कि तुम इतना पैसा वापस करो हम लोगों को। तो होता क्या है कि इस तरीके से जर्मनी की जो इकोनॉमी थी पूरी तरीके से टूट जाती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन्स फ्रॉम द ऑनसेट द रिपब्लिक एंड फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय द वार। क्रिपल्ड मतलब होता है जैसे विकलांग हो जाना, एक प्रकार से, है ना, सक्षम न रह पाना किसी चीज़ को करने के लिए। तो जर्मनी युद्ध जो लड़ा था वो लोन लेके लड़ा था, उसके बाद उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, जिससे जर्मनी की हालत और ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा,
द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। उसी समय क्या हुआ कि पूरा जो यूरोप था वो आर्थिक मंदी के दौर में चला जाता है। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी 1924 to 28 वाज बिल्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। देखिए हुआ क्या था कि 1924 और 1928 के बीच में सभी देश, जितने भी यूरोप के देश थे, अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए वो अमेरिका से छोटे समय के लिए लोन लेते थे, जिससे क्या हुआ कि अमेरिका खुद धीरे धीरे क्या हुआ कि कर्ज में डूबता चला गया। और उनके यहाँ सबसे बड़ी जो मार्केट थी उसका नाम था शेयर मार्केट, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो खुद ही जो है 1929 आते आते क्रैश हो गई। मतलब ये खुद ही कर्ज में डूब गई, अर्थात इसका जो पूरा पैसा था वो ख़त्म हो गया, इसके सारे शेयर जो थे वो सब बिक गए, ठीक है ना, लोगों ने अपना शेयर का हिस्सा निकाल लिया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, मार्केट डूब गई। इस तरीके से अमेरिका खुद कर्ज में चला गया। तो पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था जर्मनी का, द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन एंड आर्टिकल 48। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया रिपब्लिक बनाया गया वाइमर रिपब्लिक, वो आखिर फेल क्यों हो जाता है। तो उसका एक रीज़न यही था कि जो उसमें आर्टिकल 48 लिखा गया था उसमें क्या था कि बेटा इम्पोज इमरजेंसी सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। उसमें था कि किसी भी समय वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा बेटा कि इमरजेंसी लागू कर सकता है देश पर, सभी सिविल राइट्स हटा सकते हैं, और रूल बाय डिक्री, ठीक है ना, वहाँ जो है रूल वर टू मेजर डिफीट्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तो इस तरीके से ये दो मेन दिक्कत है कि जिसमें इमरजेंसी लागू कर देना और सभी लोगों के राइट्स को हटा देना, और वहाँ पर एक व्यक्ति का शासन चलने लगता था, मीन्स जो राष्ट्रपति होगा वही फिर हेड हो जाएगा पूरी कंट्री का। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फिर कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की भावना जर्मनी में जन्म लेने लगी। सच कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलेटरीज मेड पीपल्स टू चूज डिक्टेटरशिप। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डिक्टेटरशिप की भावना फिर से पैदा होने लगी, अर्थात हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक डिक्टेटर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में हिटलर राइज टू पावर एंड अदर पॉइंट्स की। आई होप बेटा आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने सेंड किया था आप लोगों को, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, इन सभी का जितना आज हमने पढ़ाया है इसका आप स्क्रीनशॉट रख करके एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।